बताया था भैया थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, याद होगा भैया। मैक्रोस्कोपिक साइंस है, क्या है, ठीक है, जो कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में पढ़ते हैं। समझ गए भैया, कितनी हीट किसमें कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द कांसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड द इंटरकन्वर्जेशन ऑफ द हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, मेनली डील विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू, समझ गए भैया, गाड़ी में हीट इंजन बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, बहुत अच्छा टॉपिक था। आज की क्लास सही में बताऊं तो काफी अच्छी थी, मतलब थिंकिंग आ रही थी, फीलिंग आ रही थी। तो जिसने नहीं देखा वो वीडियो को जाके देख लिया, ठीक है भैया, पक्का देख लेना। चलो आगे बढ़े। फिर थर्मोडायनेमिक्स वर्सेस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो आपको बता दूं थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, वो बड़े लेवल की साइंस है, फिजिक्स है। इसमें मैं ना सिस्टम के बारे में पढ़ता हूँ, सिस्टम किनसे मिलके बना हुआ है, किसके सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, एटम के हैं, उनकी क्या एनर्जी है, इनके बारे में मैं यहाँ पर नहीं पढ़ता। मैं पूरे बल्क के बारे में पढ़ता हूँ। लेकिन जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बात करूंगा तो वहां पर मैं किसके बारे में बात करूंगा, केवल अंदर के मॉलिक्यूल्स की, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी वगैरह के बारे में बात करूंगा। ठीक है भैया, तो क्या लिखा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है भैया, मैक्रोस्कोपिक क्या है, साइंस मतलब बड़े लेवल की साइंस है। ठीक है, मतलब बड़े मतलब छोटे लेवल पे नहीं है, क्वांटम लेवल पे नहीं है। ठीक है, इट डील विद दी बल्क सिस्टम, पूरे सिस्टम को डील करता है विदाउट गोइंग इनटू मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मैटर। ठीक है, ऑन अदर हैंड काइनेटिक थ्योरी क्या है भैया, मॉलिक्यूलर लेवल की, मतलब क्वांटम लेवल की क्या है भैया, साइंस है। इसमें क्वांटम लेवल पर पढ़ाया, छोटे लेवल पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, डिफाइन टर्म्स, कुछ टर्म्स है जिसके बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे भैया आपको ध्यान रखना है, पहला क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्या होता है भैया सिस्टम, सिस्टम क्या होता है भैया, तो लिखा हुआ था असेंबली ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिकल्स हैविंग सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। क्या कहलाता है, मैं एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम हूं, समझी। ठीक है, और मेरे अंदर की जो सेल है वो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, ये कमरा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये धरती एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये यूनिवर्स एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। अगर मैं किसी चीज को सिस्टम दे रहा हूं तो उसके अलावा जो भी चीज है वो क्या है, ठीक है। बस कंडीशन में यही है कि वो सिस्टम के अंदर ना हो। जैसे मैं बात करता हूं मैं अपने सेल की, तो मेरी बॉडी उसके लिए सिस्टम है, मेरी सेल क्या है, ओ सॉरी, मेरी सेल जो है वो सिस्टम है, मेरी बॉडी क्या है, सराउंडिंग में, और उसके अलावा बाहर जो भी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी बॉडी की बात कर रहा हूं, समझ गया, तो मेरी सेल सराउंडिंग नहीं है, मेरी बॉडी के बाहर जो भी चीज है वो क्या है, समझे, उसके बाहर होनी चाहिए। सराउंडिंग हमेशा सिस्टम से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, फिर आता है भैया थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। क्या आता है, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में पढ़ाई करे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम चेंज को देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, इन सब के बारे में जो भी चीज, जिन चीज को पैरामीटर लेकर करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। और ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल तीन टाइप के होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होता है उनके बीच में एक रिलेशन आता है जो कि कहते हैं पीवी इक्वल्स टू में एनआरटी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट। इट इज द रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है भैया, ये दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है, क्या है, और उनके बीच में हीट का लेन देन नहीं हो रहा, तो उन दोनों को हम क्या कहते हैं भैया, थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ गए भैया, मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, आपकी बॉडी का, मैं छू लूंगा आपको पसंद नहीं पड़ता, तो इसका मतलब मेरा और आपके बीच में हीट का लेन देन नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपको बुखार है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट मेरे पे आएगी, हम दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। समझ गए भैया, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जिसमें सब चीज क्या होता है, सारे में थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। समझ गया, खैर ये सब नहीं आता लेकिन आपको पता होना चाहिए। समझ गया, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में सब चीज पीवीटी, सब चीज क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। ऐसे हम क्या कहते हैं भैया, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। आगे बढ़े, फिर क्या है ये, हाँ, एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आता है। क्या आता है, कोई सिस्टम अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो उसमें तीन इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला क्या है भैया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या आता है, ये ऐसा इक्विलिब्रियम होता है कि बॉडी के ऊपर नेट अनबैलेंस, सिस्टम के अंदर जो भी अनबैलेंस फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। समझ गया,
सिस्टम के अंदर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है? 0। समझ गया? ये लिखा हुआ है देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, किसे? इंटीरियर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के अंदर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है। ऐसा फुल पिचक नहीं रहा गुब्बारा, ऐसा गुब्बारा जो है ना अनबैलेंस फोर्स होता है, इसलिए वो बाहर की तरफ निकलता है, वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। समझिए, थर्मल इक्विलिब्रियम कह रहा है भैया सारे पार्ट का टेम्परेचर क्या है भैया? एक जैसा होना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई नई चीज नहीं बननी चाहिए, जो अंदर है वही रहे। समझ गया भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है। जीरो अर्थ लॉ क्या कहता है? जीरो अर्थ लॉ जो कंसेप्ट है ये टेम्परेचर के बारे में भी काफी यूजफुल है। जीरो अर्थ लॉ, ठीक है, ये कहता है यदि दो बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो बी सी के साथ थर्मल, तो नहीं सॉरी, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में और सी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों आपस में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दैट इज द जीरो अर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ गया? अब समझ गए? और ये टेम्परेचर के कंसेप्ट में ये बताता है कि अगर दो बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। समझ गया? वहां पर किसी प्रकार का एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगा। समझ गया? अब देखो मैं इतना तेज पढ़ा रहा हूं लेकिन आपको फिर भी सुन में आएगा, रीजन क्या भी आपने पढ़ रखा है अभी रिसेंटली इसको। अब एक बार और पढ़ा दूंगा ना एग्जाम से पहले, कंटेस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन कराने के लिए अलग बैच बनाऊंगा। ठीक है, और चैप्टर रिवीजन के लिए मैं अलग से रखूंगा, और लास्ट में 10 दिन रखूंगा, 10-15 दिन रखूंगा, केवल चैप्टर रिवाइज करूंगा। उसके बीच में सिलेबस खत्म हो जाएगा तो केवल क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ठीक है, और डेरिवेशन। बाकी ऐसा जो रिवीजन है उसके लिए 10 दिन की क्लास अलग से रखूंगा। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है भैया? अगर दो बॉडी का टेम्परेचर आपस में सेम है तो आपस में क्या है भैया? थर्मल इक्विलिब्रियम में। नीचे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अगर टी ए बराबर में टीसी और टीबी बराबर में टीसी, तो इसका मतलब टी ए और टीसी क्या आपस में? किसमें? थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, आगे बढ़े। फिर क्या है? हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। तो हीट के बारे में तो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इंटरनल एनर्जी क्या है भैया? तो इंटरनल एनर्जी, मैं रियल गैस की बात करूं, रियल गैस मतलब जो उसके आसपास है उसको क्या कहते हैं हम? रियल गैस कहते हैं। तो ऐसी गैस की कुल इंटरनल एनर्जी होती है उनकी कुल काइनेटिक प्लस कुल पोटेंशियल की वजह से। आपको पता है काइनेटिक आती है क्योंकि वो लगातार मूव करती रहती है, और पोटेंशियल आती है उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन की वजह से। अट्रैक्शन की वजह से क्या आती है? पोटेंशियल, और मोशन की वजह से क्या आती है? काइनेटिक। कुल काइनेटिक कुल पोटेंशियल को अगर आप जोड़ दोगे किसी सिस्टम के अंदर तो क्या होगी? इंटरनल एनर्जी के बराबर हो। समझ गए? अच्छा, हाँ ये बता दिया भैया। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है? बताया था भैया, अट्रैक्शन की वजह से। क्या होता है? यदि आप वॉल्यूम बढ़ाओगे सिस्टम का तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। रीजन क्या है भैया? कोई बताएगा मुझे? मैंने बताया था, अट्रैक्शन से क्या होता है भैया? चीजें पास में आती है, और आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो चीजों को दूर ले आ रहे हो। क्या ले आ रहे हो? यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम करना पड़ेगा आपको, और जब दूर ले आओगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम करोगे तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। समझ गए भैया? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? यानी हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन है वो क्या है? उसका वॉल्यूम है। क्या है? सिस्टम का वॉल्यूम। सिस्टम का वॉल्यूम जितना बढ़ाओगे उसके अंदर की मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? उतनी बढ़ेगी, और उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? रियल गैस की बढ़ जाएगी। समझ गया? अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काइनेटिक की। काइनेटिक किसकी वजह से आती है भैया? टेम्परेचर की वजह से। किसकी वजह से आती है? मोशन की वजह से आती है। तो मोशन, अगर हम किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके अंदर की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक मोशन क्या होती है? बढ़ जाती है। काइनेटिक भी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि भैया काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा होगा मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस यानी मोशन क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। ठीक है भैया? अच्छा, मैं बात करूं इंटरनल एनर्जी की, तो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, कह रहा है आइडियल गैस। अच्छा, आइडियल गैस की बात करता हूं, तो आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल नहीं आती। रीजन क्या? क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता, तो पोटेंशियल भी होगी जीरो होगी। लेकिन बात करूं काइनेटिक की, तो काइनेटिक होती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक बढ़ेगी। यानी आपको, अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं तो आइडियल गैस की कुल जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है भैया? काइनेटिक के बराबर होती है। और काइनेटिक आती है इन तीन मोशन की वजह से। ट्रांसलेशनल मतलब सीधा चलना, रोटेशनल मतलब अपने एक्सिस पर घूमना, और वाइब्रेशन मतलब ऐसा ऐसा आगे पीछे मीन पोजीशन के अक्रॉस में ऐसा मूव करना। ठीक है, समझ गए? अब आते भैया, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भैया हीट एंड वर्क की। क्या होता है भैया? कुछ भी नहीं है, कल छोड़ो, बताओ, बता दो। साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या है? ये ध्यान रखना,
अगर भैया सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो हीट क्या होगी, चेंज क्या है उसके अंदर, और रिलीज कर रहा है तो ये है वर्क। हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, हीट रिलीज करेगा तो नेगेटिव। अगर भैया सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, वर्क डन करेगा, वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है, एक्सपेंशन करता है, तो वर्क क्या होता है, और कंप्रेशन अपने आप नहीं होता, मुझे करना पड़ता है, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा, अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, सॉरी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो चेंज क्या आएगा, और डिक्रीज कर रही है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इंडिकेटर डायग्राम क्या है, तो भैया बताया था मैंने आपको इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है। तो इंडिकेटर डायग्राम होता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अपने को पता है भैया, आप दो प्रोसेस करने हैं अपने को, एक कंप्रेशन एक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, और अगर कंप्रेशन करते हैं तो वॉल्यूम घटता है, प्रेशर क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्स है, ऐसा ऐसा है ना, प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम, प्रेशर कम वॉल्यूम ज्यादा, समझ गए, ऐसा आता ग्राफ। ये क्या है, नीचे आ रहे हो तो एक्सपेंशन, ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए भैया, इसमें एक चीज और है, ऐसा कहीं लिखा होगा तो आपको समझ में ना आया, तो इसलिए बता रहा हूं मैं कि ये जो ग्राफ है ना, आपका ग्राफ दिख रहा है, इसके नीचे का एरिया ही कंसिडर करना। अच्छा आपको बता दूंगा, प्रेशर और वॉल्यूम पीवी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, वर्क देता है, क्या देता है, वर्क देता है। तो ये कौन सा एरिया, तो भैया इस लाइन के नीचे कर्व देख रहे हो ना, कर्व, इसके नीचे का एरिया। अब इसके नीचे का एरिया ये है ना, लेकिन आप कैसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आ रहे हो ना, इसलिए क्या होगा, एरिया आपका पॉजिटिव आएगा, वर्क भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, क्या हो रहा है। अच्छा, ये अगर कंप्रेशन करोगे तो ये मामला ऐसे जाएगा, ठीक है, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, है ना, एरिया क्या होगा, ये वाला होगा। कैसे आ रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो एरिया क्या होगा, नेगेटिव, वर्क भी क्या होगा। अब यहाँ पे एक्सपेंशन देखिए, प्रेशर बढ़ रहा है और यहाँ पे आने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, याद है। चलो आगे बढ़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कराई है कि भैया एरिया अंडर द पीवी डायग्राम क्या देता है भैया आपको, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू वर्क डन। तो पेज ही गायब कर दिया इसने, पेज ही गायब कर दिया इसने, हाल का दो दो बार लिख दिया इसने एक ही चीज को। ये देखिए वाह, ये देखिए दो बार लिख दिया एक पेज को। चलो खैर कोई बात नहीं है। तो वर्डन बाय सिस्टम, भैया पीवी डायग्राम का एरिया क्या है, वर्क देता है। मैंने आपको बताया था पीवी का, पीवी देखिए, पी सुन लीजिए, ये पी है, ये वी है, ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। एरिया निकालोगे, इसकी लंबाई क्या है भैया, पी है, और चौड़ाई क्या है भैया, वी है, तो एरिया क्या होगा, पी इंटू में वी ही तो होगा। और पी क्या है, प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, वी क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। इसीलिए एफ वी, सॉरी पीवी डायग्राफ का एरिया जो होता है वो वर्क देता है, समझ गया। फिर मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया था यहाँ पर कि अगर एक्सपेंशन होगा तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, कंप्रेशन होगा तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। अच्छा, फिर मैंने ऐसा ग्राफ में वर्क निकाला था। तो भैया आपको मैंने बताया कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब आप क्या कर रहे थे, एक्सपेंशन क्या कर रहे थे, तो उस दौरान में इतना वॉल्यूम चेंज हुआ और इतना प्रेशर हो गया। हर इंस्टेंट पर वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा। तो प्रेशर क्या है इस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर मैं देख रहा हूं पी, और वॉल्यूम कितना है P। तो आपको पता है इसका एरिया निकालोगे तो वो क्या देगा, वर्क देगा, क्या देगा। तो एरिया क्या होगा इसका, प्रेशर क्या है पी, और चौड़ाई क्या है इसकी डीवी, तो एरिया क्या होगा। कि एक्चुअल में ये रेक्टेंगल का एरिया है, यहाँ पर रेक्टेंगल लिखा हुआ और ये रेक्टेंगल बन नहीं रहा, लेकिन भैया इतनी छोटा लिया है ना मैंने, ये छोटा चेंज लिया है, देखो ये बहुत छोटा है, एक्चुअल में इतना ले, अगर इतना ले लूं तो क्या दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल ही तो दिख रहा है। इसलिए छोटी सी स्ट्रिप ली है, स्ट्रिप का एरिया निकाला तो उसमें किसके बराबर है, वर्क आया। अपने को कहां से कहां तक निकालना है, V1 से लेके, तो अगर कुल वर्क निकालना तो आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, टोटल वर्क डन आ गया V1 से लेके V2 तक, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़े, अगला करें। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस क्या है, साइक्लिक प्रोसेस मतलब आप ए से कहां पे गए, एक्स पे, एक्स से फिर बी पर, फिर बी से वाई पर, फिर वाई से कहां पे आ गए, ए पर। तो ये जो ग्राफ आया, ये इसका एरिया क्या देता है आपको, वर्क डन देता है, क्या देता है। लेकिन कौन सा वर्क डन, तो केवल नेट वर्क डन क्या दे रहा है।
आप ए से बी पे गए, ए से क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, इसके नीचे का कुल एरिया निकाल लो। आप बी से ए पे आए तो क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, इसके नीचे का कुल एरिया। तो ये एरिया एक्सपेंशन का वर्क हो गया, ये एरिया हो गया कंप्रेशन का। तो अगर एक्सपेंशन का वर्क प्लस कंप्रेशन का वर्क कुल जोड़ दोगे तो क्या होगा, वर्डन साइक्लिक प्रोसेस आएगा। और ये रिजल्ट आ रहा है आपका, केवल क्या आ रहा है, समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। एनी प्रोसेस in which system returns to its initial state after undergoing बहुत सारे changes called cyclic process। आपको बता दिया ये वाला एरिया है ना, फिर माइनस क्या कर रहा है, दो दो बार तीन तीन बार माइनस, क्या लिखा हुआ है, बराबर होगा ये बराबर है। तो ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया बराबर में क्या गया, ये वाला एरिया। अब ये वाले एरिया में से यदि आप ये एरिया माइनस करोगे तो यही तो आएगा, तो उसी को क्या लिखा, ए एक्स बी वाई ए एक्स, ठीक है, बराबर लगाओ वहां पे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ध्यान नहीं बोलिए मत रैप्टा मार दो अदरवाइज। फाइंड द वर्डन इन पीवी डायग्राम, क्या निकालना है, कैसे निकालोगे वर्डन, एरिया निकालना पड़ेगा। अगर मैं ए से बी का वर्क निकाल रहा हूं तो ए से बी के नीचे लाइन के नीचे क्या आ रहा है, रेक्टेंगल आ रहा है, क्या आ रहा है, इसका एरिया निकाल लीजिए। इसकी लंबाई पता है कितनी है भैया, 5, चौड़ाई कितनी है भैया, 3, एरिया निकाल लो। अच्छा हाँ, एम के में कन्वर्ट कर लेना, ध्यान रखना किसमें, लीटर में है। तो आपको बताया था 1 लीटर बराबर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, या 1 लीटर बराबर में 10 की पावर 3 सेंटीमीटर की। याद है, ये चीज ध्यान में रखना। आपको इसमें कन्वर्ट कर, एमकेएस यूनिट में कन्वर्ट करना है तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दोगे लीटर को, और सीजीएस में कन्वर्ट करना तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ए से बी का वर्क क्या हो रहा है, ए से बी में जाने पर एक्सपेंशन या कंप्रेशन, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन, वर्क क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक। बी से सी पे क्या हो रहा है, कोई वर्क नहीं हो रहा, वर्क जीरो होगा, आपको पता है ना भैया, ना तो एक्सपेंशन ना कंप्रेशन, जब एक्सपेंशन कंप्रेशन कुछ भी नहीं तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो। सी से डी पे आए तो क्या हो भैया, कंप्रेशन हो रहा, वर्क क्या आएगा भैया, नेगेटिव आएगा। और डी से ए पे गया तो कुछ नहीं हो रहा, ना एक्सपेंशन ना कंप्रेशन, प्रेशर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो भैया यहाँ पर अगर कुल वर्क निकालना तो ए बी का वर्क, बी सी का वर्क, सी डी का वर्क, और ये डी ए का वर्क निकाल लो और जोड़ दो भैया, क्या गया, टोटल वर्क डन आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं, ये ग्राफ बहुत प्यारा ग्राफ है, ठीक है। इसमें भी लीटर में दे रखा था, आपको मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, मैंने आपको बता रखा है कैसे करते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए भैया, अगर आप ए से बी में देखो तो क्या आ रहा है, एक्सपेंशन, वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। बी से सी में देखो कंप्रेशन, वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ से कोई वर्क नहीं हुआ, कुल वर्क निकालना तो ये वाला वर्क प्लस ये वाला वर्क, कैसे निकालोगे, इसका एरिया, इसका कैसे वर्क निकालोगे, इसका एरिया। तो ये एरिया में से ये एरिया घटा दोगे तो ये एरिया आ गया, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, क्या आ गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है भैया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हम जो हीट देते हैं सिस्टम को वो दो वे से यूटिलाइज होती है, पहला वर्क डन करने में, दूसरा इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर बढ़ाने में, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना। तो ये कह रहे हैं भैया, इट सिंपली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और टू डू द वर्क, ठीक है। डी क्यू क्या है, एब्सॉर्ब एनर्जी, डी डब्ल्यू क्या है, एब्सॉर्ब एनर्जी के द्वारा किया गया वर्डन, साथ में क्या है, इंटरनल एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है भैया, फर्स्ट लॉ। तो हीट क्या होगी, दो पार्ट में खत्म हुई, इंटरनल एनर्जी और दूसरा, और डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, पी इंटू में डी वी, याद है, इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू में डी वी, समझ गया। एग्जाम्पल बहुत प्यारा एग्जाम्पल मैंने कराया था, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। कह रहा भैया एक वाटर का मास कितना है भैया, 1 ग्राम है, क्या है, 1 ग्राम है, और टेम्परेचर कितना उसका 100, और उसको किस में कन्वर्ट करेगा भैया, स्टीम में। स्टीम में कन्वर्ट होते हुए टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता, मतलब जो हीट दे रहे हो कौन सा दे रहे हो, लेटेंट हीट, क्योंकि आप टेम्परेचर नहीं चेंज करें ना, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टीम कितना भैया, ये हो जाए, कितना हो जाए स्टीम का वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम अपने को नहीं पता, स्टीम का वॉल्यूम पता है, वाटर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो भैया मास ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर क्या है भैया, 1 ग्राम 10 की पावर -3 kg, और डेंसिटी ऑफ 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी होती है। सॉल्व करोगे 10 की पावर -6, ये हो गया मीटर क्यूब, क्या आ गया भैया,
अब वॉल्यूम निकालना साले। ये क्या वाटर का, फिर क्या है स्टीम का वॉल्यूम अपने को पता लग गया, स्टीम का वॉल्यूम। अच्छा इसको अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो 10⁻�6 से मल्टीप्लाई करोगे, सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर का वॉल्यूम इतना था, स्टीम का वॉल्यूम कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम पता लग गया। अच्छा फिर क्या कह रहा है, हाँ लेटेंट हीट ऑफ द सिस्टम क्या है भैया, ये दे रखा है आपको, एल, एल की वैल्यू, ये जूल पर ग्राम है, क्या है ये, जूल पर किलोग्राम के लिए 10⁻³ से गुणा करना पड़ेगा इसको। ठीक है, और प्रेशर कितना दे रखा है, निकालना है इसमें इंटरनल एनर्जी निकालनी है, क्या निकालनी है, इंटरनल एनर्जी। तो भैया हमने सब कुछ निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लिया, वॉल्यूम देखिए, मास दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, लेटेंट हीट क्या होती है, एल एम होती है, क्या होती है, एल इंटू मास, मेरे को पता ही है, वॉल्यूम ऑफ वेपर दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने ऐसे निकाल लिया, गिवन हीट किसके बराबर होती है, अपने को यही निकालनी है, तो एल इंटू में एम की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी यू अपने को निकालना है, पी क्या है, ये रहा, वॉल्यूम ऑफ स्टीम ये रहा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये रहा, ओम स्वाहा, हो गया। आगे बढ़िए, ये जेई का क्वेश्चन एडवांस का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना एक बार इसको। ठीक है, क्या कह रहे हैं भैया, मेटल जिसका मास क्या है भैया, 1 किलोग्राम है, क्या है, चलो यहां से देखते हैं, मास कितना है भैया मेटल का, 1 किलोग्राम, टेम्परेचर कितना है उसका, उसको हीट कितनी देनी है मेरे को, 20,000। ठीक है, और आपको पता है भैया यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा तो कौन सी हीट आएगी, स्पेसिफिक हीट। ठीक है भैया, तो अच्छा ये देखिए, अच्छा हाँ स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो स्पेसिफिक आपको चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, आपको दे रखा है हीट दे रखी है कितनी, 20,000 जूल, स्पेसिफिक हीट दे रखी है उस मेटल की, दे रखी है ना, ये गिवन है 400। ठीक है, मास कितना है भैया 1, सॉल्व कीजिए 50, मतलब इतना टेम्परेचर क्या हुआ, चेंज हुआ है, इतना टेम्परेचर चेंज हुआ है। आपने को क्या निकालना, वर्क भी निकालना है, क्या निकालना है, वर्क क्या होता है, पीडीवी, प्रेशर कितना है भैया 5 10⁻, और चेंज इन वॉल्यूम क्या है भैया, कहाँ लिखा है वॉल्यूम में चेंज, ये निकाला है, हाँ ये निकाला डीवी, चेंज इन वॉल्यूम निकाला ना। देखिए यहाँ पर मैंने बताया भैया, इनिशियल वॉल्यूम तो अपने को पता है, इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, मास, मास कितना है भैया, ये रहा, डेंसिटी कितनी रखी है भैया, ये रही, इनिशियल वॉल्यूम आ गया, गामा आपको पता ही है क्या है, ये रहा गामा, ये रहा कहाँ है, ये रहा गामा, ये रहा गामा। तो गामा क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर। अपने को क्या निकाला, चेंज इन वॉल्यूम निकाला, डेल्टा भी निकाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, सब चीज दे रखा है, डेल्टा भी आ गया, क्या आ गया, प्रेशर पता है, डेल्टा भी यहां से निकाल लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हो गया। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट होती क्या, वो हीट जो टेम्परेचर को चेंज कर दे, दैट इज द स्पेसिफिक हीट। 1 ग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, या यूनिट मास का 1 डिग्री चेंज करने के लिए जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। समझ गए भैया। अब देखिए गैस, एक ही गैस की बात करूं तो एक ही गैस के लिए अलग अलग कंडीशन में स्पेसिफिक हीट क्या होती है, अलग अलग होती है, समझ गया। जैसे हम पहले केस में कर रहे हैं, केस फर्स्ट, गैस का मास क्या है भैया, एनक्लोज इन सिलेंडर, किसके अंदर है, सिलेंडर के अंदर, एयर टाइट है, मतलब हवा आर बार नहीं जा सकती, और कैसा पिस्टन उसके अंदर, फ्रिक्शन है, मतलब आइडियलाइज कर रखी है कंडीशन। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है सपोज द गैस इज सडनली कंप्रेस्ड, क्या है, सडनली कंप्रेस का मतलब ये इतने जल्दी से कंप्रेस कर दिया गया सिस्टम ने, तो बाहर को हीट दी ना, बाहर से हीट ली, लेन देन हीट का ही नहीं, डेल्टा क्यू क्या है, 0। अब डेल्टा क्यू 0 होगा तो स्पेसिफिक हीट भी क्या आएगी, 0 ही आएगी, क्योंकि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आपको बता रखा है मैंने, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में एस एम डेल्टा टी। ऐसी क्या है, स्पेसिफिक हीट, एस की वैल्यू क्या हुई, डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी, ये तो है ही नहीं, सडनली होने की वजह से 0 आ गया, अब ये क्या होगा, 0 आएगा। तो सडन प्रोसेस में आपकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है भैया, 0। नाउ द गैस इज हीटेड, क्या है भैया, गैस को हीट किया गया और उसको छोड़ दिया गया एक्सपेंड होने के लिए, क्या किया, जितना हीट दे रहे हैं उतना ही एक्सपेंड हो जा रहा है, तो टेम्परेचर में कोई चेंज, अभी पीछे बताया था रेफ्रिजरेटर, है ना, रेफ्रिजरेटर जितनी हीट ले रहा था उतना क्या रहा है, गैस जो एक्सपेंड आ रही थी, तो टेम्परेचर चेंज, और जहां टेम्परेचर चेंज नहीं होता उसकी स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिस्टम, ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, थोड़ा चेंज करके लिखा है कि उसको एक्सपेंड करने के लिए छोड़ दिया गया है, तो एक्सपेंशन से टेम्परेचर गिरता है और हीट एब्जॉर्ब करने से टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है।
लेकिन जितना एक्सपेंशन हो रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर जितना गिर रहा है उतना ही क्या हो रहा है, हीट लेने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। दोनों क्या है, बराबर है। देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, इनफाइनाइट। क्या होगी? और अगले केस में हमने देखा इन्फिनिटी आ गया। यहाँ पर बता रखा है कि जितनी हीट ली उससे क्या हो गया, वर्क। इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आएगा, जीरो। इंटरनल में चेंज नहीं आएगा तो टेम्परेचर में भी चेंज क्या आएगा, तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी, इनफाइनाइट। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं इस बारी गैस ने हीट ली, हीट लेकर के क्या हुई, एक्सपेंड हुई। एक्सपेंशन से क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ। लेकिन टेम्परेचर जितना कम हुआ था हीट लेने की वजह से उससे ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। तो टेम्परेचर में चेंज आया। टेम्परेचर में चेंज क्या आया, पॉजिटिव आया, क्योंकि बढ़ गया टेम्परेचर। चेंज पॉजिटिव आएगा तो इस बारी क्या होगी, स्पेसिफिक हीट भी क्या होगी, क्योंकि जितना हीट ज्यादा ले रही है वर्क क्या हो रही है, कम हो रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डी बढ़ेगा। डी है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। डी का भाई कौन है, टेम्परेचर। समझ गए भैया? अब देखिए इस केस में क्या कह रहा है भैया, इस बार हीट कम ले रहा है और वर्क, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। टेम्परेचर भी क्या होगा, कम आएगा। स्पेसिफिक हीट क्या होगी, समझ गए भैया? 50 जूल हीट ली, 50 जूल में से 60 जूल वर्क कर लिया, 10 जूल कहां से आई थी? ठीक है भैया, ठीक है भैया। अपने पास दो प्रिंसिपल है स्पेसिफिक हीट के, क्या है? कितने पेज बचे इसके? हाँ? अभी 9 पेज बचे हैं। चलो ठीक है। अपने पास दो प्रिंसिपल है स्पेसिफिक हीट के, ठीक है। पहला प्रिंसिपल कहता है कि आप स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दोगे। क्या दोगे? प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ सकता है, मतलब एक्सपेंशन होगा। हीट दोगे तो एक्सपेंड भी करेगी, साथ साथ में टेम्परेचर भी राइज करेगा। टेम्परेचर मेरे को 1 डिग्री राइज करना है, कितना करना है? चलो भैया, इस केस में हीट दी मैंने 10 जूल और 2 जूल होगी टेम्परेचर राइज करने में, बाकी का 8 जूल का होगी वर्क डन करने में चलेगी। अभी 1 डिग्री राइज करने के लिए मेरे को कितनी हीट चाहिए, 2 जूल, सॉरी 10 जूल। क्या चाहिए? क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन भी तो हो रहा है। क्या हो रहा है? तो अगर मैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम फिक्स कर दूं मानी वर्क ना हो, तो आपको जो हीट चाहिए वो केवल 2 ही जूल चाहिए होगी। अगर आप वॉल्यूम फिक्स कर दोगे वर्क नहीं होगा। आपको पता है 2 जूल 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 2 जूल चाहिए। क्या चाहिए? अगर आप प्रेशर फिक्स कर दोगे एक्सपेंशन तो होगा, यानी आप अगर उसको 2 जूल उसका अगर 1 डिग्री बढ़ा रही है, साथ साथ में वर्क भी तो हो रहा है, तो वर्क करने के लिए आपको अलग से हीट देनी पड़ेगी। यानी अगर आप 2 जूल हीट दोगे तो 1 डिग्री बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंशन की वजह से आपको 2 जूल से ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसमें कांस्टेंट प्रेशर केस में, यानी कांस्टेंट प्रेशर में अगर आप प्रेशर कांस्टेंट करते हो तो इस केस में अगर आपको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे साथ साथ में कौन हो रहा है, वर्क भी हो रहा है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, यानी वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे तो वर्क नहीं होगा। यानी अब आपको केवल क्या करना है, टेम्परेचर ही बढ़ाना है। और टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री। तो अब केवल कितनी हीट देनी पड़ेगी, 2 ही जूल देनी पड़ेगी। पहले कितनी देर से, 10 जूल। बाद में कितनी देनी पड़ेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट के 2 जूल। कौन ज्यादा है, 10 जूल वाली ज्यादा है। यानी कांस्टेंट प्रेशर करके हीट आपको ज्यादा देनी पड़ती है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, और कांस्टेंट वॉल्यूम करके आपको हीट कम देनी पड़ती है वॉल्यूम बढ़ाने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। क्यों, तू बता। हाँ बता बता। सुन, 2 तरह की हीट होती है। एक होती है वॉल्यूम कांस्टेंट करके आपको टेम्परेचर बढ़ाना है। वॉल्यूम कांस्टेंट करके तो वर्क होगा। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर देगा, फिक्स कर देगा, तो वर्क नहीं, क्योंकि वर्क होता है एक्सपेंशन और कंप्रेशन में, यानी जब वॉल्यूम चेंज होता है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क नहीं होगा। अब तेरे को 1 डिग्री बढ़ाना है तो तेरे को क्या देना, अब देख वॉल्यूम फिक्स है, वर्क नहीं हो रहा। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि गिवन हीट दो तरह से खर्च होगी। एक तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने में, दूसरा क्या होगा, वर्क करने में। अब वर्क वॉल्यूम फिक्स है यानी वर्क नहीं होना, तो जो हीट जाएगी वो किसके पास जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने में। अब ये कब हुआ, जब वॉल्यूम कांस्टेंट करके दिया था। अब वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। अब वॉल्यूम कांस्टेंट ये मतलब वर्क हो सकता है, क्या सकता है। अब मान ले तू हीट देगा, तेरे को 1 डिग्री बढ़ाना है प्रेशर कांस्टेंट करके, तो वहां पर दो चीज हो रही है ना। एक तो तेरे को 1 डिग्री बढ़ाना भी है, दूसरा वर्क भी करना है। तो इस केस में क्या करनी पड़ेगी, तेरे को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो प्रेशर कांस्टेंट कर दोगे तो प्रेशर कांस्टेंट करने के बाद आपको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए।
रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे एक एक्स्ट्रा चीज हो रही है, क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। लेकिन जब वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे तो वहां पर एक्स्ट्रा चीज नहीं हो रही, वर्क नहीं हो रहा, केवल क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कम हीट देनी पड़ेगी, समझ गया। दैट्स व्हाई स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रेशर कांस्टेंट करके आपको ज्यादा हीट देनी पड़ती है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम कांस्टेंट करके आपको कम हीट देनी पड़ती है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, समझ गया, ये है, समझा। सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, ठीक है, ध्यान दिया कर भाई। मैं देख रहा था तेरी आंखें झपकियां मार रही थी, मैंने अंदर से कहा पूछ लो। फिर आता मेयर फॉर्मूला, क्या आता है भैया, मेयर फॉर्मूला। मेयर फॉर्मूला रिलेशन होता है किसके बीच में, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, बहुत आसान है, आने की संभावना होती है इसकी 50 से 60%, ठीक है। तो सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू में आर क्या है, मेयर फॉर्मूला। देखिए डेरिवेशन बहुत आसान है इसकी, ठीक है। मैंने देखा दो प्रोसेस है यहाँ पर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर में दो चीज हो रही है और वॉल्यूम में एक ही चीज हो रही है, क्या हो रहा है, केवल टेम्परेचर बढ़ रहा है। और प्रेशर में दो चीज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, दोनों का टेम्परेचर यानी इंटरनल एनर्जी सेम बढ़ानी है। ध्यान दीजिए, मैंने क्या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, जो हीट दोगे प्रेशर में कांस्टेंट करके, वो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा साथ साथ में, ठीक है। तो अब जो आप यहाँ पर ध्यान रखना, मास कितना है, 1 ग्राम है, या मोल 1 ग्राम ले लो, क्या दिक्कत है। अगर मोल लोगे तो आप ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लिखोगे NCP/CDT, ठीक है। और अगर आप कांस्टेंट वो लेते हो, सी ले लो ना, सी। अगर आप प्रेशर कांस्टेंट करके करते हो तो यहाँ पे सीपी आ जाएगा। गैस ले रहे हो तो 1 मोल ले लो, गैस ले रहे हो, बाकी इसका फॉर्मूला एक और होता है। अगर मास ले रहे हो तो MCDT होता है। मास लेने पर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे और मोल लेने पे ये फॉर्मूला यूज करोगे, दोनों ही फॉर्मूले स्पेसिफिक हीट के हैं, बस एक फॉर्मूला क्या है मास के टर्म में, दूसरा फॉर्मूला क्या है मोल के टर्म में, ठीक है। तो अब देखिए, तो हमने 1 मोल लिया गैस, गैस का मोल कितना है, 1 मोल है, तो यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, NCPDT, NCPDT। प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोल कितना है 1, तो इसलिए 1 रख दिया यहाँ पर। डीटी क्या है, कैपिटल टी होता है दीदी, टेम्परेचर, ठीक है। और आप इंटरनल एनर्जी कितना चेंज कर रहे हो, DU, और साथ साथ में क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, यानी जो भी हीट दी थी, कौन सी हीट दी थी, CPDT, उससे क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी DU चेंज हुई, और साथ में वर्क कितना होगा, PdV हो गया। अब दूसरा क्या करना है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, अब क्या, अच्छा हाँ, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट आपको पता है पीवी कोस्ट में क्या था, RT, पीवी कोस्ट में क्या था, N एक है ना, तो N नहीं लिखा मैंने, पीवी। अच्छा देखो पी क्या है, ऊपर वाले प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, आर भी क्या है, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर और आर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट कर रहे हो। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो किसमें चेंज जाएगा, वॉल्यूम में चेंज जाएगा। तो ये होगी पहली इक्वेशन, क्या होगी, पीडीवी की वैल्यू क्या होगी, RDT। अच्छा मैं स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, वॉल्यूम दे रहा हूँ, तो वॉल्यूम आपको इंटरनल एनर्जी उतनी करनी है जितना ऊपर की थी, जितना ऊपर चेंज की थी उतनी यहाँ पर भी चेंज करनी है। तो गिवन हीट क्या होगी, कहा क्या, क्या कब दे रहे हो, जब आपका वॉल्यूम क्या कांस्टेंट है, वो हीट क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, लेकिन वर्क यहाँ पर नहीं होगा, वर्क 0 होगा। तो यहाँ पर क्या एन यूज करो, ठीक है भैया, एन, एन मतलब क्या है, मोल, मोल की टर्म में कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, सीवी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, एन क्या है, एक है, डीटी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और आप इंटरनल एनर्जी उतनी चेंज करोगे जितना ऊपर किया था, समझ गया। तो डी यू आ गया, डी यू की वैल्यू क्या आ गई, सीवीडीटी। यहाँ पर डी यू की वैल्यू क्या रखी, सीवीडीटी, और वहां पर क्या था ऊपर वाली इक्वेशन में। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या था भैया, सीपीडीटी, यहाँ पर डी यू था, डी यू की वैल्यू यहाँ से निकाल दी क्योंकि सेम ही है दोनों का। और यहाँ पर क्या था, पीडीवी था, पीडीवी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, RDT, क्या निकाली थी, कॉमन लीजिए, खत्म हो गया, आंसर आ गया, समझ गया। आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, सॉरी आइडियल गैस कांस्टेंट है ये, समझ गया। देखिए एक्चुअल में कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक बेटा है, दो बेटे, एक माँ के, ठीक है, दोनों का खाना 1-1 किलो में भरता है, पेट सॉरी वेट 1-1 किलो में भरता है। अभी अपने को क्या करना है, दोनों को एक बच्चे की आदत है खाना गिराने की, क्या करना, तो माँ को किसको ज्यादा खाना देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सेम अमाउंट में भर रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर भी कि दोनों की सेम अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है, लेकिन एक केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है जब वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हो, और एक क्या कर रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है साथ में वर्क भी कर रहा है।
कौन? जब प्रेशर कांस्टेंट कर रहे हो तो किसको हीट देनी पड़ेगी था, समझा? माँ वाला एग्जांपल याद कर भाई। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है भैया? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो भैया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें 4 बेसिकली हमें पढ़ने हैं यहाँ पर। आइसोथर्मल, टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट, चेंज क्या आएगा? 0, बराबर आएगा बीच में, ठीक है। आइसोबैरिक, प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट, प्रेशर में चेंज क्या आता है? 0। आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट आता है, वॉल्यूम में चेंज क्या आता है? 0। एडियाबैटिक में देयर इज नो चेंज इन एक्सचेंज ऑफ हीट इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है, समझ गए? चलो भैया, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में अपने को पता है टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर चेंज, वॉल्यूम क्या होता है? वर्क होता है, पीडीवी, पी डेल्टा वी। अब देखिए एसेंशियल कंडीशन हमें पता होनी चाहिए भैया क्या, कि टेम्परेचर अपने को कांस्टेंट रखना चाहिए, एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो। अगर मान लीजिए सिस्टम क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर, क्या कर रहा है? कंप्रेस कर रहा है, क्या कर रहा है? तो हीट का दायरा क्या होगा? कम हो जाएगा। जब हीट, उतनी हीट कम दायरे में आती है तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। अपने को पता है टेम्परेचर भी चेंज नहीं करने देना है, टेम्परेचर चेंज, तो सिस्टम क्या करे? जो हीट बढ़ रही है उसको कहाँ छोड़ दे? समझ गया? समझ गया? दूसरा, अगर सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है, ये देखो एक्सपेंड कर रहा है, सिस्टम आपका एक्सपेंड कर रहा है। तो जैसे एक्सपेंड करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होने लगेगा, क्योंकि हीट का वॉल्यूम बढ़ेगा। हीट ज्यादा में, देखिए 50 जूल हीट को अगर एक यहाँ छोटे से में रखोगे, बड़े में रखोगे, तो दोनों में डिफरेंस रहेगा ना। 50 जूल बड़े वॉल्यूम में कम टेम्परेचर क्रिएट करती है, 50 जूल छोटे वॉल्यूम में ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट कर देगी, ठीक है। तो मैंने कहा भैया 50 जूल मतलब जो भी हीट थी एक्सपेंड हुई, तो एक्सपेंड हुई तो भैया क्या हुआ? हीट उतनी होने की वजह से इसका टेम्परेचर क्या हुआ? कम होने लगा। अब हमें इसका टेम्परेचर कम होने नहीं देना है, तो इसलिए बाहर से हीट इसको क्या करनी पड़ेगी? सप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखिए कंडीशन कहां से आती है? कंडीशन यहां से आती है कि अगर हीट का लेन देन हो रहा है, एक्सपेंशन में हीट बाहर से अंदर आ रही है, कंप्रेशन में हीट अंदर से बाहर जा रही है, तो इसका मतलब वॉल शुड बी कंडक्टिंग, क्या होनी चाहिए? ताकि हीट का लेन देन हो पाए। वॉल नॉन कंडक्टिंग हो तो हीट का लेन देन, एक्सपेंशन में हीट उतनी रहेगी, और हीट क्या होगी? अगर उतनी रहेगी तो एक्सपेंशन में हीट क्या होगी? फैल जाएगी उतनी, टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। वही हीट अगर बड़े वॉल्यूम में आ जाएगी तो वहां का टेम्परेचर क्या कम रहेगा, लेकिन हमें पता टेम्परेचर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज होने नहीं रहा है। तो टेम्परेचर उतना ही रहने के लिए क्या करेगा? बाहर से एक्सपेंशन में हीट को ऐड करना पड़ेगा, इसलिए वॉल में क्या होना चाहिए? कंडक्टिंग। अच्छा, हीट के लेन देन के बीच में कुछ टाइम लगता है, बाहर से हीट आती है और अंदर से हीट बाहर जाती है, तो कुछ टाइम, यानी प्रोसेस शुड बी स्लो, ताकि इतना टाइम मिल जाए कि हीट का लेन देन हो पाए, ठीक है, और अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रह पाए। समझ गया भैया? तो ये एसएसएल कंडीशन है। क्या है भैया? वॉल शुड बी कंडक्टिंग सो दैट एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस, ठीक है। और दूसरा क्या है? प्रेशर शुड बी, प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। चलो भैया, आते भैया इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है भैया। तो अपने को पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? पीवी इक्वल्स टू में एन क्या है? कांस्टेंट है, क्या है? मोल कांस्टेंट रहता है, अगर आप जितना मोल लोगे तो वही मोल रहेगा, चाहे गर्म करो चाहे ठंडा करो, एक्सपेंशन करो कंप्रेशन करो, मोल चेंज नहीं होगा। आर क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट है। और टी क्या है भैया? आइसोथर्मल क्या करो ना, आइसोथर्मल, तो ये भी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो पूरी इक्वेशन में पीवी इक्वल्स में क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। दैट इज द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है भैया, समझ गया? अब आ रहा भैया फर्स्ट लो, फर्स्ट लो। भाई मैं भी थक गया हूँ, कोई बात नहीं, 2.5 मिनट और देख लो, खत्म ही होने वाला है, खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? सुन लीजिए भैया, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? आइसोथर्मल कंडीशन में, आइसोथर्मल कंडीशन में टेम्परेचर चेंज, और टेम्परेचर का भाई कौन होता है? इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी भी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज चेंज क्या 0, यानी जो भी हीट दोगे वो क्या होगा? हो तो रहा है यही, जब एक्सपेंशन हो रहा था तो जो हीट लेता था आपको टेम्परेचर चेंज नहीं करने देना। एक्सपेंशन जो जितना, देखिए सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, एक्सपेंशन में बाहर से हीट ले रहा था, यानी बाहर से हीट लेकर के क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, यानी जो वर्क हुआ है वो बाहर से हीट लेकर के हुआ है, अपनी हीट का इस्तेमाल नहीं किया गया। जब सिस्टम अपनी हीट का इस्तेमाल नहीं करता तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, चाहे कितना भी एक्सपेंड हो जाए।
50 जूल हीट ली, वर्क किया, 50 जूल के बराबर क्या हुआ, एक्सटेंड कर गया। कंप्रेस हुआ तो कंप्रेस होने पे क्या हुआ, उसका वर्क किया, ठीक है। अब क्या हुआ, वर्क डन, कंप्रेशन में क्या होता है भैया, सिस्टम के ऊपर वर्क होता है, सिस्टम के ऊपर। देखिए भैया सुन लीजिए, आपको बता दे रहा हूं मैं, केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स का साइन कन्वेंशन थोड़ा इससे अलग है। केमिस्ट्री में क्या आता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है पॉजिटिव। समझ गया, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, हम कंप्रेशन और एक्सपेंशन को बता रहे हैं, ठीक है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन को बता रहे हैं। ठीक है भैया, मैं थक गया हूँ तो अब इतना ही रहने देते हैं, 1 मिनट इसमें कम का टाइम, ध्यान रखना फर्स्ट क्लास।